आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम वकील साहब में। और हर बार की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके कानूनी मसलों पर बातचीत करने के लिए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर फारूक खान साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे शो पर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप कि कोई भी उलझन हो, कोई भी परेशानी हो या कोई मसला हो, कोई सवाल हो, आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 012066933847 पर और 9205353184 पर। आपके कोई भी सवाल हो कानून से रिलेटेड, आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, जैसे कि अभी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे, लेकिन कई सारी ऐसी मामूली बातें होती हैं, मामूली चीज़ें होती हैं कानून से जुड़ी हुई जो हमें मालूम नहीं होती हैं और जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर कोई मामला अदालत में ले जाना हो तो उसको ले जाने का तरीका क्या होता है और किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है किस तरह की उलझन है, कैसी परेशानी है और आप किस परेशानी को लेके कोर्ट जाना चाहते हैं। नॉर्मली कोई अगर सिविल मैटर है तो आप उसमें अपने वकील से, जिससे आप जिसको इंगेज कर रहे हैं, उनसे आप ओपिनियन लीजिए, उनसे आप मशवरा लीजिए और जो परेशानियां हैं आपकी उनको बताइए और सारी बातें बताइए। जो भी आप वकील से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए और उसके बाद वो जैसा आपको एडवाइस करें, जैसी आपको सलाह दें, उसके मुताबिक आप उन चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकते हैं। और अगर कोई क्रिमिनल मामला है, कोई मुकदमा हो गया है या कोई मुकदमा वो करना चाहते हैं किसी के ऊपर, उनके साथ कोई गलत चीज़ हुई है, तो ये बात समझना चाहिए कि जो स्टेट आपने देखा होगा और लोग समझते होंगे कि मुकदमा, मान लीजिए मेरे घर में कोई चोरी हो गई खुदा ना खास्ता और मैं जब मुकदमा लिखवाने जाऊंगा थाने में, तो वो जो मुकदमा जब भी लिखा जाएगा तो वो स्टेट वर्सेस हो जाएगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो है वो स्टेट के पास होती है। अच्छा। तो उसके कुछ तरीके हैं और उसमें उसकी बहुत ज़्यादा वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं जो कि एक पेशेवर जो वकील है, वो लॉयर है, वो उस बात को समझता है। वहाँ जाएं, अपनी उलझनों को बताएं और काम करें। और अगर ज़राए नहीं है वकील करने के या उनकी फीस के एक्सपेंसेस बियर करने के, तो लीगल एड्स हैं हर जगह, हर कोर्ट्स में होती हैं, बाकायदा उनके दफ्तर हैं हर कोर्ट्स के प्रीमाइसेस में, और वहाँ जाएं, वहाँ अपनी राय रखें, अपनी बात रखें और वो आपको जो भी ज़रूरी इमदाद है वो आपको पहुँचाएंगे। जी, इसके साथ ही एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना सवाल बताइए और नाम भी बताइए। मैडम, ये हमारे भाई का मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया जी। झगड़ा होके 6-7 महीने हो गया है, तो हम वकील के जरिए से नोटिस भेजे तो क्या हो रहा बोल, तो वो नोटिस जो है नहीं ले रही उन्होंने, वापस नोटिस फिर आ रही, घर को आ रही जी। हम अब दूसरी शादी का इंतजाम करना बोल, तो इसके लिए तो ऐसा कैसा है प्रोसीजर, अच्छा क्या है बोल के मालूम करेंगे बोल के फोन करा मैं। जी, फारूक खान क्या कहता है इस बारे में हमारा कानून? जी, अगर कोई उम्मीदें सब ख़त्म हो चुकी हैं कंसिलिएशन की और समझौते की, तो उस बुनियाद में जैसा बताया आपके कॉलर ने कि वो नोटिस भेज रहे हैं कोर्ट से और वो नोटिस वो नहीं ले रहे हैं या वो नोटिस नहीं पहुंच पा रही, तो सर्विस कहते हैं इसको, नोटिस की सर्विस के कुछ कानून हैं। अगर कोर्ट की नोटिस नहीं तामील हो पा रही है किसी भी वजह से या वो नहीं लेना चाह रहे, तो उसमें ऑर्डर 5 रूल 20 सीपीसी, एक जो सीपीसी कानून है सिविल प्रोसीजर कोड, उसके तहत सब्स्टिट्यूटेड सर्विस होता है, जिसके तहत आप एक एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट में और वहाँ आप ये कहते हैं कि वो परमिशन लेते हैं कोर्ट में अखबार में नोटिस छापने से, और वो अखबार में नोटिस छपने के बाद वो सर्विस कंप्लीट मानी जाती है, कोर्ट उसके आगे बढ़ सकती है। जी जी। इसके साथ ही एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बताइए। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं एक जगह अपनी सेल करना चाहती थी, वो करने के लिए एक अमाउंट फिक्स की गई। हेलो जी 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 बोलिए। तो फिक्स, हाँ, वो अमाउंट फिक्स हुई, फिक्स होने के बाद उनका एक टाइम है, पहले तो 3 लाख रुपए एडवांस दिए उन्होंने, देने के बाद मुझे 15 तारीख तक टाइम दो बोले। 15 तारीख के बाद हम लिख को दिए कि अगर ये 15 तारीख तक तुम पैसे नहीं दिए तो ये डूब जाते हैं तुम्हारे घर को बोले हम जी। हाँ, तो वो नहीं दिए, वो 2-4 महीने तक नहीं दिए, तो वो पैसे उनको रिटर्न करना है या डूब गए सकता है, ये मालूमात करना चाहिए। अच्छा, ये मुझे लगा है कि शायद ये कोई एग्रीमेंट टू सेल के कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे कोई चीज़ कंडीशनल है कि इतने पैसे पहले दे दिए
और इसके बाद वो पैसे उन्होंने नहीं दिए तो पैसे आपको फोरफिट करने का जो है वो अख्तियार है, जब्त करने का अख्तियार है। ये जो भी मुआहदा तैयार हुआ होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट नामा जो उन लोगों ने बनाया होगा, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो ये बात वाज़ा करता है कि पैसे देने वाले ने पैसे आपको बाकी के नहीं दिए, तो आपको ये अख्तियार है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉवेनेंट से कि आप पैसे को जब्त कर सकते हैं, फोरफिट कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। जी, एक कॉलर साथ ही हमारे और जुड़ गए हैं। जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो हेलो, लगता है कॉलर से हमारी बात नहीं हो पा रही है। जी, देखिए, हम हमेशा अपने व्यूवर्स से कहते हैं वो जब भी हमें कॉल करें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम कम कर दें ताकि हम उनका सवाल सुन पाएं। हेलो, लगता है हमारी बात नहीं हो पा रही है कॉलर से। वकील साहब, ये बताइए कि बहुत छोटे छोटे मामूली केस होते हैं, कई बार हम थाने में जाते हैं और पुलिस वाले हमारी FIR दर्ज नहीं करते हैं, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, दो तरीके के मैटर्स होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जहां पे FIR दर्ज होती है। नॉन कॉग्निजेबल के लिए NCR आप कटवाते हैं, नाम सुना होगा आपने। जैसे कोई चीज आपकी खो गई तो उसके लिए FIR नहीं होगी, वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होगी। और अगर कोई चीज चोरी हो गई या आपसे छीन ली गई तो उसके लिए आप FIR कराएंगे। अगर पुलिस, ये बड़ा बहुत अहम सवाल आपने पूछा है, अगर कोई पुलिस आप थाने जाते हैं और वो मुकदमा दर्ज करने से इनकार करती है तो उसके तरीके हैं। आप एक कंप्लेंट की कॉपी वो ले लें, वहां पे रजिस्टर में दर्ज कराएं। वो भी अगर पुलिस उससे भी इनकार करती है तो उसको आप बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दें। उसके बाद एक 154(3) का एक कॉम्प्लाइंस होता है CRPC का, जिसके तहत आप उस जिले के SSP को या DCP को आप भेज सकते हैं। वो भी वो नहीं सुनते तो आप 156(3) CRPC के तहत आप सीधे अदालत, कंसर्न कोर्ट जाके और वहां आप अपना पक्ष रख सकते हैं। और अगर कोर्ट कन्विंस होगी कि आपके साथ कोई ऐसी वारदात हुई है जिससे मुकदमा दर्ज होना लाजमी है, तो कोर्ट कंसर्न थाने को डायरेक्शन देगी कि वो उसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करें। अच्छा, और इसके साथ ही एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नाटका से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, सवाल पूछिए अपना। बात करना था। जी जी जी, वो आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। अच्छा, शुक्रिया। 1980 में सोसाइटी फॉर्म करके जी, सामाजिक खिदमत का बेड़ा, वो मीजान के अल मीजान का अदालत लिखा है ना, मीजान तराजू, उसी नाम से सोसाइटी फॉर्म करके अच्छी खासी वो उसमें नाजायज तरीके से कब्जा करके लाखों रुपए हड़प कर रहे हैं। अब उनके लिए क्या कुछ नुस्खा है आपके पास? जी, मैं समझ गया। आपका सवाल ये है कि कोई सोसाइटी फॉर्म कुछ लोगों ने की है और वो चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए, और उसमें वो मैं आपकी बात समझ गया। आपने फाउंड किया और उसमें और लोग हैं और वो पैसा आपका ये उन पे इल्ज़ाम है कि वो पैसा उन्होंने एम्बेजलमेंट किया है। बिल्कुल, आप उसके लिए क्रिमिनल कार्रवाई करें और आप मुकदमा उन पर फाइल करें कि भाई इन लोगों ने यहाँ से पैसा लिया और जिस मकसद के लिए पैसा लिया गया था वहाँ इस्तेमाल नहीं किया। बड़े सख्त कानून है इस पर, और आप थाने में कंप्लेंट दें। और अगर आपकी बात पुलिस नहीं सुनती है तो आप कोर्ट जाइए, और साथ में आप रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे वायलेशन हो रहा है जिस बाईलॉज के तहत आपकी सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट किया गया है। जी, इसके साथ ही एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो, हेलो सर, ऐसा है कि एक औरत है, उसका शौहर का डेथ हो चुका है, तो उसके 3 बच्चे हैं। देखिए, इससे पहले कि हम आपकी आवाज़ हम तक सही नहीं आ रही है, अपनी टीवी का वॉल्यूम आप थोड़ा सा कम कर दें और फिर इत्मीनान से हमसे बात करें। सुनिए ना। हेलो, हाँ मैम। जी जी, ठीक है मैम, हम वॉल्यूम कम। जी जी, अपने टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए। हाँ सर, हेलो मैम। जी जी बात जी ऐसी है जी, एक औरत थी, उसका 3 बच्चे थे। तो उसका शौहर का तो इंतकाल हो गया। जी, तो यहाँ उसके शौहर का तो इंतकाल हो गया, तो और उसका शौहर मैंने एक बार तलाक दे चुका था। अच्छा, तो शौहर का तो इंतकाल हो गया। उसके बाद 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों को उसकी दादी है अकेली, बूढ़ी ज़ईफ है जी, तो बच्चों को देना नहीं चाह रही है। और उसके लिए क्या कर सकती है? बहुत मजबूर है, अकेली है औरत, तो कोई राय दे सकते हैं? और ये बच्चों को अगर कोर्ट के जरिए से जी जी जी, आपका सवाल हमने सुन जी आपका सवाल हमने सुन लिया है। साथ ही एक और कॉलर है, उनका सवाल भी सुन लेते हैं। हेलो,
हेलो 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 जी जी, अपना सवाल बताइए। वकील साहब से ये पूछना था जी कि अभी 2 साल पहले एटीएम के जरिए हमारा 50,000 रुपया किसी ने हैक कर लिया, निकाल लिया जी। उसको मैंने पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज कराया है। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला है और वो हैक करने वाले का पता भी चल गया कि वो झारखंड का रहने वाला है। अच्छा, तो वकील साहब से मुझे ये मालूम करना था क्या अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ जी, मैं जवाब देता हूँ। पहले ये 2 सवाल हो गए एक साथ। पहले मैं मोहतरमा का जवाब देना चाहूँगा कि जिन्होंने ये कहा कि शौहर का इंतकाल हो चुका है और शायद ज़िंदगी में तलाक हो भी गया था और बच्चे 3 हैं और उनके शौहर की जो दादी नहीं देना चाहती है। देखिए, ऐसा है, बच्चों पे डिपेंड करता है। बच्चे अगर छोटे हैं तो आप और वो आपसे ज़बरदस्ती बच्चों को दादी लेके रखे हुए हैं तो गलत है, गैर कानूनी है। आप उसके लिए कस्टडी भी फाइल कर सकते हैं और सीधे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और हैबियस कॉर्पस के रिट फाइल कर सकते हैं, प्रोड्यूस द बॉडी, उसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस, और कोर्ट उनको बुलाएगी। और अगर बच्चे माँ के साथ रहना चाहते हैं तो आपको कोर्ट जो है वो उनकी कस्टडी ग्रांट कर देगी। और दूसरा सवाल जो कहा कि 50,000 रुपए का जो गबन हो गया और उनके एटीएम से गलत तौर से वो पैसे निकाल लिए गए, उस सिलसिले में मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर वो मुकदमा दर्ज हो चुका है और वो आदमी आइडेंटिफाई हो चुका है जिसने इनके साथ वो गलत काम किया और उस पर कोई पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, चूंकि मुकदमा दर्ज है तो आप कोर्ट जाइए और जिस मुकदमा दर्ज होने के बाद कंसर्न उस इलाके का एक मजिस्ट्रेट होता है और वहां जाके आप प्रोटेस्ट पिटिशन लगाइए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट कि इसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, इसमें काम किया जाए, और वो कोर्ट उसका सख्ती से वो लेगी और उसको एक्शन लेने के लिए उनको डायरेक्शन देगी आईओ को। जी, और इसके साथ ही एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए। हेलो 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 जी, वालेकुम सलाम, अपना सवाल पूछिए। ऐसा है मैडम, ये मैं सीनियर सिटीजन में हूँ, मेरी 66 साल की उम्र हो गई, 15 महीने मुझे हो गए, मैंने वो पैसे वो कराए थे फार्म जमा, उसके मेरे पास वो भी आ गया नोटिस, तो अभी तक कोई पैसा नहीं आया मेरे बैंक में। जी जी, और मैं बार बार जाता हूँ, हर महीने के देते हैं कि अगले महीने आ रहे हैं आपके पैसे, अगले महीने आ रहे हैं, अभी तक कोई पैसा नहीं आया 17-18 महीने में। जी जी, ये डिपेंड करता है तरन्नुम की ये किसी पेंशन के बारे में बात कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम है। आजकल बहुत सारी सरकारों ने, गवर्नमेंट सरकार जो हैं उन लोगों ने सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन कर रखा है। तो अगर ये पेंशन का मामला है, उसका सरकारी नौकरी का, तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। और अगर ये मसला किसी गवर्नमेंट स्कीम का है और वो आपको नहीं दे रहे हैं फॉर्म जमा करने के बावजूद पैसा, तो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो भी नोडल ऑफिसर है उस डिपार्टमेंट का, वहां दीजिए और डीएम को उसकी कंप्लेंट दीजिए कि ये पैसा मेरा डिसबर्स नहीं कर रहे हैं, और अगर उसके बावजूद नहीं कर रहे हैं तो आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। जी, और इसके साथ ही एक कॉलर हमारे साथ और हैं, पहले इनका सवाल सुन लेते हैं। हेलो हेलो जी, कौन? वालेकुम सलाम, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। जी मैम, मुझे ये पूछना है, मेरे साथ एक फ्रॉड हो रहा है, जैसे कि मेरे पैसे लिए गए मुझे नौकरी दिलाने के लिए, बाहर के लिए, कुवैत के लिए। हाँ। तो मुझे लग रहा है मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो इन केस मेरे साथ अगर फ्रॉड होता है तो उसका क्या प्रावधान है? तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप जी आपका सवाल सुन लिया है। वकील साहब, इनके सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। एक कॉलर ने हमसे सवाल पूछा था लखनऊ से, उनके साथ नौकरी में फ्रॉड हुआ है, पैसे ले लिए गए हैं और उन्हें नौकरी नहीं दी गई है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इसमें मैं बताऊं आपको उनको कि इसका तरीका, ये बड़ा एक आम आजकल ऐसी चीज़ें दिखती हैं और लोग पता नहीं क्यों उसके शिकार हो भी जाते हैं। जी, इसमें यह है कि उनके खिलाफ तुरंत एक मुकदमा दर्ज कराया जाए, और ये बिल्कुल धोखाधड़ी का मुकदमा है। वकील साहब, माजरत के साथ आपको रोकना चाहूंगी, और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, 2 कॉलर्स हैं। अफजल हैं दिल्ली से, पहले इनका सवाल सुन लेते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अपना सवाल बताइए। मैं आई बिलोंग टू लखनऊ। मैंने एक्चुअली अपने बहन के मुतालिक फोन किया था। हम लोग ने FIR किया था अपोजिट पार्टी के खिलाफ। जो उसका हस्बैंड है उसने कुछ ऐसी हरकतें करी थी जिसके वजह से हमें FIR करना पड़ा। लेकिन हमने FIR तो कर दिया, पुलिस वालों ने FIR भी लिख लिया, लेकिन जो पार्टी है उसके रिलेटिव एक CGM है, कोर्ट में CGM है, अभी स्टैंडिंग हमें वक्ती अभी है, एंड वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं केस को। जहाँ पे भी हमने FIR किया वहां पे उन्होंने चार्जशीट जो भी रखी थी उसमें सारे चार्जेस निकलवा दिए, एंड फिर 173(8)B के तहत हमने फिर वो केस भी ट्रांसफर कराया, लेकिन उसके बावजूद भी IO से उन्होंने दबाव बना करके ये चार्जेस हटवा दिए। तो इसके मुतालिक मुझे जानना था कि हम कैसे इस केस में हमें इंसाफ मिलेगा, या हम कैसे उनके अगेंस्ट जा सकते हैं, या उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट में, या कैसे भी हमें इंसाफ मिले। जी एक कॉलर हमारे साथ और है, रफी अहमद कुरैशी तेलंगाना से। इनका सवाल भी सुन लेते हैं। हेलो जी। हेलो जी। हेलो जी अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है कि सवाल ये है कि एक हमारे दोस्त थे, उनके दादा की 5 एकड़ जायदाद थी जी। 5 एकड़ जो जायदाद थी उसको उनके 4 बेटे थे, उनकी 4 बेटियां थी। 4 बेटे थे और 3 बेटियां थी। 4 बेटों जो वो जरा गरीब होने की वजह से। रफी साहब इससे पहले कि हम आपका सवाल सही से नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप अपनी टीवी का वॉल्यूम जो है वो म्यूट कर दें ताकि हम सवाल सही से सुन पाए। जी हाँ जी। ये एक साथ के 4 बेटे हैं और 4 बेटे हैं और 3 लड़कियां हैं। उनकी जायदाद है 5 एकड़ जमीन थी। एक बेटी ने अपने पूरे भाइयों से, बाप के इंतकाल के बाद में पूरे 4 भाइयों से उन्होंने अपने ये गिफ्ट रजिस्ट्री करवा ली बकिया सस्ती कीमत में। जब अब उसमें एक भाई एक बेटा भी हैंडीकैप भी है, तो उन लोगों को ये बोला गया था कि तुम्हें फ्यूचर कुछ मदद की जाएंगी, लेकिन वो जो हैंडीकैप बेटा है उसको 1 एकड़ जमीन थी। तो इस मामले में अब 12-13 साल का वक्त हो गया है। क्या दोबारा वो लोग गिफ्ट रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? क्या वो लोगों को अपना जमीन वापस मिल सकती है? ये हमारा सवाल है, क्योंकि ये तमाम 4 बेटे गरीब लोग हैं। जी आपका सवाल सुन लिया। जी मालदार हैं, इस वजह से वो गिफ्ट रजिस्ट्री कैंसिल करवा कर अपनी जमीन को बेचारे गरीब लोगों का कोई फायदा हो जाए। जी मैं पहले इसी का जवाब दे दूं। जी बिल्कुल। इसमें बिल्कुल अगर उनके जो जैसे आपने बताया 4 भाई और 3 बहन थे और एक बहन ने सबसे रजिस्ट्री करा ली, और उसमें एक जो भाई है वो हैंडीकैप्ड भी हैं और सेल डीड एग्जीक्यूट की जा चुकी है, आप बिल्कुल इसमें कैंसिलेशन फॉर गिफ्ट डीड या सेल डीड जो भी हुई है उसके लिए आप मुकदमा सिविल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कोर्ट के सामने एविडेंस लीड करके कि ये धोखे से कराया गया है, तो बिल्कुल वो सेल डीड हो या वो गिफ्ट डीड हो वो कैंसिल हो जाएगी। और जैसे तकसीम जायदाद का होना है पर्सनल लॉ के हिसाब से, वैसे वो कोर्ट उसको करके दे देगी आपको। ये एक इसका हो गया। वो जो इससे पहले वो जो लखनऊ से बात कर रहे थे भाई, जो बता रहे थे कि कोई अफसर हैं और वो केस को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं जी। मैं उनको बताऊं कि देखिए कोई भी अथॉरिटी, कोई भी एजेंसी लॉ से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। अगर उनके पास अगर उसमें चार्जेस फ्रेम हुए या चार्जेस में चार्ज ड्रॉप करा दिया गया, ऑर्डर ऑन चार्ज के बारे में वो बात कर रहे थे, आप उसको चैलेंज कीजिए, उसको लेके आप रिवीजन में जाइए। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैंने ये बात नहीं समझी कि वो सेशन ट्रायल है या मजिस्ट्रेट ट्रायल मैटर है, उसके बाद आप हाई कोर्ट जाइए और अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी चीजें ऐसी आ रही हैं तो उसकी आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, कोर्ट में जाइए। और जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ भी, चाहे वो जिस मरकज का हो, जिस डिपार्टमेंट का हो, आप उसके आला ऑफिसर्स को, रजिस्ट्रार को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को आप उनके बारे में कंप्लेंट बिल्कुल लिख सकते हैं, ये आपका अख्तियार है। एक सवाल और था, जिन्होंने लखनऊ से कॉल किया था, नौकरी में उनके साथ फ्रॉड हुआ। जी वो जो एम्प्लॉयमेंट, गल्फ एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में था, आप उससे मुकदमा दर्ज कराइए। जो पैसे का लेन देन हुआ है जाके FIR में दर्ज कराइए बिल्कुल। और अगर पुलिस स्टेशन मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो आप कोर्ट जाइए। ऐसे मामलात में बिल्कुल कोर्ट, अगर आप ये साबित कर सकते हैं कोर्ट के सामने कि आपने पैसे दिए हैं, तो मुकदमा दर्ज होगा और कानून के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी देखिए, यहाँ पर जो भी बातचीत होती है, हम हमेशा कहते हैं कि ये एक एक्सपर्ट की राय है, एक सलाह है, और ये कोई फाइनल राय नहीं है। इसको मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। वकील साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे एक मुद्दई के तौर पर, जी
एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल सुन लेते हैं। हेलो जी। हेलो जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिले सुबहान है। जी जी सुभान जी, अपना सवाल पूछिए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं चांदी चौक से बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, सवाल पूछिए। ऐसा है, हम सन 1948 से चांदी चौक कुशेराबाद में रहते हैं। जी जी, सवाल पूछिए आप अपना। हाँ, कुशेराबाद में रहते हैं। हम चाहते हैं मकान हमें मकान बनाने में नहीं देता है जी, और ना ही हमारे से किराया लेता है, तो हमें क्या करना चाहिए? आप अगर वो आपको मकान नहीं बनाने दे रहे हैं और वो किराएदार हैं, जो मैं वकील साहब माजरत के साथ रुकना चाहूंगी, एक कॉलर हमारे साथ और है, इनका सवाल भी सुन लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सना सलाम। बात कर रही हूँ, सईदाबाद हैदराबाद जी से। सना, अपना सवाल पूछिए। जी, एक्चुअली हम लोग अपना लैंड जो है सो डेवलपमेंट पे दिए बिल्डर को जी, और उसमें जो है सो 840 स्क्वायर यार्ड लैंड थी, उसमें से 650 लैंड जो है सो कंस्ट्रक्शन में एज एन बिल्डअप एरिया में उसमें गई। मेरा सामने की 200 जो है वो रोड वाइंडिंग में आ रही, बल्कि लीगल परमिशन में वहाँ पे रोड वाइंडिंग है, बल्कि कंस्ट्रक्शन नहीं है जी। तो अब जो है सो बिल्डर बोल रहे थे ये TDR बोल के जो प्रोसेस स्टार्ट करी तेलंगाना गवर्नमेंट, तो उस पे दे दिए तो अच्छा रहता, पैसे भी आते समथिंग बोल के, तो वो देना सही रहेगा या नहीं, वो उस सिलसिले में मुझे एक एडवाइस चाहिए था। जी वकील साहब, देखिए वो कॉन्ट्रैक्ट आपका बिल्डर से क्या है पहले ये देखना होगा, और जो एक्विजिशन है या गवर्नमेंट कोई लैंड एक्वायर कर रही है रोड को चौड़ी करने के लिए, और उस पर क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपको कितना मुआवजा मिलेगा, वो उस पर आपकी चॉइस है या वो कंपल्सरी एक्विजिशन है, उन चीज़ों को देखना होगा। तो मेरी सलाह ये होगी कि आपका बिल्डर से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको लेके आप किसी लॉयर से मिल लें जो सिविल की प्रैक्टिस करते हो, और उनसे आप ओपिनियन लें उन डॉक्यूमेंट्स को दिखा के, वो आपको सही राय दे पाएंगे इस पे। जी, एक कॉलर ने हमें और कॉल किया था चांदनी चौक से, इनका जवाब भी लेना है। जी जी, चांदनी चौक वाले मैटर में मैं ये समझा उनकी बात से कि कोई किराएदार है और जो कि उनको किराया भी नहीं दे रहा है और उनकी प्रॉपर्टी को डेवलपमेंट भी नहीं करने दे रहा है। अगर वो प्रोटेक्टेड टेनेंट है, देखिए कानून में कुछ प्रोटेक्टेड टेनेंट भी होते हैं, आप लोग भी इस बात से अवगत होंगे, इस बात से कि जहां किराया 2 रुपए 4 रुपए 100 रुपए है, वो उसका एक लॉ है। अगर प्रोटेक्टेड टेनेंट है, जहां तक मैं समझता हूं कि चांदनी चौक वगैरह के मामलात में उस एरिया में वो ज्यादातर लोग प्रोटेक्टेड टेनेंट की कैटेगरी में जो कि 40-50 सालों से रह रहे हैं, तो आप उसके लिए भी मुकदमा फाइल कर सकते हैं। बस आपको ये दिखाना होगा कोर्ट में कि ये जो प्रॉपर्टी जिसमें वो रह रहे हैं उसके लिए इसका पोजीशन बैक आपको हो, इसके लिए आपकी क्या जरूरत है। अगर आपने कोर्ट के सामने ये सेटिस्फाई कर दिया तो वो कोर्ट उनको खाली कराने का ऑर्डर दे देगी, वो बाद में आपके पास आ जाएगा, आने के बाद आप उस पर डेवलपमेंट या रिपेयर जो भी चाहे वो आप करवा सकते हैं। जी, एक कॉलर साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं समीर अहमद बात कर रहा हूँ, कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी जी समीर जी, आपका सवाल क्या है? मैं एक RTA में जो थोड़ा डॉक्यूमेंट भ्रष्टाचार था उसमें जी, वो लोकल कॉर्पोरेशन से जो 7.25 जो स्कीम होती है वो गरीबों के लिए 50 और 1 लाख रुपए लोन देते हैं फ्री। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, वो निकाल के पूरा मैं केस फाइल करके पूरा हुआ था वो। इसमें एक CMC अधिकारी प्लस जो बैंक के 4 अधिकारी हैं सब जेल को गए थे वो। क्या करने के बाद कम से कम ये 3 साल से मामला चल के है। हर दिन में जो क्या होता है, जो डेट कोर्ट में जो आता है सिर्फ आते हैं, अटेंड करते हैं, जाते हैं। मैं सिर्फ RTA कार्य करता हूँ, सिर्फ केस मैंने फाइल नहीं किया, जो अप्लीकेंट से वो केस फाइल किए हैं जी, सिर्फ डेट सामने जा रहा है। इसमें मैं ये बीच में मैं क्या कर सकता हूँ? जी जी जी, इनके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन साथ ही एक कॉलर हमारे साथ और है गफूर कर्नाटक से। हेलो हेलो जी, लगता है इनसे हमारी बात नहीं हो पाई है। पहले वाले कॉलर का सवाल था, उनका जवाब ले लेते हैं। जी, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूं कि आपने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करके एक स्कैम को एक्सपोज किया, ये बहुत अच्छी बात है। और उस पर लोग जेल गए जैसा आपने बताया, और उसमें आप कंप्लेनेंट नहीं हैं लेकिन आप उसमें इन्फॉर्मेंट हैं, जहां तक मैं आपसे बात समझाऊं। और उस पर अब वो ट्रायल चल रहा होगा, आप जो कह रहे हैं कि टेट उस पर लग रही है, वो ट्रायल उसका चल रहा होगा।
आप उसमें जो कंप्लेंट्स हैं या जो कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, या आप इसमें हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसमें आप एक्सपीडिशियस डिस्पोजल की डायरेक्शन ले सकते हैं हाई कोर्ट से कि ये एक पब्लिक पॉलिसी का मैटर है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, और हाई कोर्ट आपको बिल्कुल सुनेगी जहां तक मुझे उम्मीद है, और उसमें एक्सपीडिशियस ट्रायल का, टाइम बाउंड ट्रायल का जो है डायरेक्शन आ जाएगा, तो फिर उसमें वक्त ज़ाया वो लोग नहीं कर पाएंगे जो लोग इसमें एक्यूज्ड हैं। जी, एक कॉल हमारे पास आई है कश्मीर से, जहूर अहमद है। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम, अपना सवाल पूछिए। मैम, हमारा सवाल है वकील साहब से। मैम जी, हमने, हमारे जो फादर थे और हमारे चाचा जो थे, उनके 2 हिस्से में उन्होंने जमीन बांटी थी। मैम, एक जगह पर हमारी जो जमीन थी वहाँ पे 6 कनाल 2 मरला रोड पर जमीन थी, उस पर चाचा ने हमारे से जो है जबरी कब्जा किया है उस पर। मैम, मैं जानना चाहता हूँ वकील साहब से, उसके बाद हमने वहाँ स्टे निकाला था, 15 तारीख को उसका तारीख है। मैं जानना चाहूंगा वकील साहब से, क्या हम उसमें हमें क्या करना चाहिए आगे से, कि जिस अब्दुल, पहले इनका सवाल सुनते हैं, फिर दोनों के जवाब साथ में ले लेंगे। हेलो जी, मेरा सवाल ये है जी कि मेरे दामाद ने थी तो फाइनेंस करवाया था, तो उनका इंतकाल हो गया पिछले साल 3 अक्टूबर को। 2 साल की किस्त हमने वो बराबर देते रहे, उसके बाद उन्होंने किस्त चाहेगी नहीं जब वो उनका इंतकाल हो गया, तो अब फाइनेंस कंपनी वाले किस्त जमाने के लिए जमा कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। जी, लोन किस चीज का था? जी जी अब्दुल साहब, क्या आप अपना सवाल एक बार दोहराएंगे कि लोन किस चीज का था? 4 व्हीलर गाड़ी ली थी उन्होंने। अच्छा, 4 व्हीलर ली थी उन्होंने। जी जी, ठीक है जी, पहले इनका जवाब दे देते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, गाड़ी ली थी, उनका इंतकाल हो गया और उस पर अभी किस्तें बाकी हैं, तो आपको किस्तें जो उनके लीगल हेयर्स हैं, क्योंकि गाड़ी उनके नाम पे होगी, उनके इंतकाल के बाद वो गाड़ी का वो ओनरशिप भी चेंज होगा उनके बच्चों पे या उनकी वाइफ पे या उनके वालदैन पे, तो उनकी जिम्मेदारी है उस किस्त को जमा करने के लिए। और अगर आपके पास किस्त जमा करने के पैसे या जो असबाब हैं वो नहीं है, तो आप गाड़ी सरेंडर कर सकते हैं उनको, वो उस गाड़ी को ले जाएंगे, उसमें कोई फर्दर लायबिलिटी नहीं होगी। जी, एक कॉलर हमारे पास और आए थे कश्मीर से। जी, कश्मीर का जो वो मैटर सब्जुडाइज है, मैं उनकी बात से समझा कि वो शायद इनके वालिद साहब में और चाचा में ज़मीन को लेके उसमें डिवीज़न में और बंटवारे को लेके डिस्प्यूट है, और वो ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है। तो जहां मुकदमा चल रहा है वो मैटर सब्जुडाइज है, और वहां हमें उस पर कोई भी राय देना वो बेहतर नहीं होगा, क्योंकि जो कोर्ट के सामने जो चीज़ें हैं उस पर कोर्ट अपने फैसले तक पहुँचेगी, और अगर वो ठीक होंगे तो उनको इंसाफ वहाँ से जो है वो दे दिया जाएगा। जी वकील साहब, बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं आम जिंदगी में जो हमें मालूम नहीं होती है और जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो एक मुद्दे के तौर पर हमारे कानूनी हक क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ जो हमें जाननी चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। जी, फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन बहुत होता है। इसके लिए आप सीधे हाई कोर्ट आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जा सकते हैं, और सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 में। बल्कि हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा वाइड है। 226 में आप फंडामेंटल राइट्स के अलावा लीगल राइट्स के भी वायलेशन में जा सकते हैं। और फंडामेंटल राइट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की और बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं कि क्या क्या आपके मौलिक अधिकार हैं। उसके अलावा जी वकील साहब, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हैदराबाद से, जिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जिया साहब, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है, मेरे फादर के 4 भाई हैं, तो उनके 4.5 एकड़ कुछ जमीन है, तो इसमें क्या हुआ, हमारे ताया कुछ जमीन उसमें से बेच लिए, विदाउट एनी भाइयों को बोले बगैर बेच दिए। तो अभी क्या बोल रहे हैं वो लोग के जो रिमेनिंग जमीन है 4.5 एकड़ कुछ बची हुई है, तो उसमें से भी बराबर का हिसाब पूछ रहे जी। तो जो भी जमीन बेचे विदाउट नॉलेज बेच दिए, भाइयों को किसको भी इतला नहीं दिए, तो इसमें कुछ केस कर सकते हैं, या फिर वो जो बेचे उसको उसके पास रिटर्न ले सकते हैं। किसके भी सिग्नेचर्स नहीं है, हमारे वालिद साहब की किसी की सिर्फ एक था जो बेच विदाउट इन्फॉर्मेशन बेच दिए। जी,
अगर देखिए वो जो आपके चचा, जो आपके वालिद साहब के भाई जिन्होंने ज़मीन बेच दी, अगर वो इनहेरिटेड लैंड थी, वो लैंड आपके दादा की थी, जिसको इनहेरिट करना था आपके वालिद साहब को भी और आपके चचा को भी और भी जो लोग भाई बहन हो, और उन्होंने वो ज़मीन आप लोगों को बिना बताए बेच दी, तो उन्होंने कानूनी तौर पे जुर्म किया। आप उस ज़मीन के बेचने के एवज़ में उन पे कॉम्पनसेशन का मुकदमा फाइल कर सकते हैं। और बाकी ज़मीन के बंटवारे के लिए अगर बंटवारा नहीं हो पा रहा है आपस में आपसी राय मशवरे से, तो आप उसके लिए अदालत जा सकते हैं, सूट फॉर पार्टीशन फाइल कर सकते हैं, और अदालत अपने हिसाब से वहाँ पे जो कानून के हिसाब से आपका बंटवारा करके वहाँ से ज़मीन का और जो भी चीज़ें मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनका बंटवारा अदालत खुद कर देगी कानून के हिसाब से। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, अब्दुल रहमान। हेलो हेलो जी, एक कॉलर और है जाहिद। हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जमीन का एक झगड़ा है जी, इसके बारे में वकील साहब से थोड़ा मशवरा चाहिए था। जी जी, सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है, 2 बीवियां हैं सर, उसमें एक बीवी के 3 बच्चे हैं और एक बीवी के 4 बच्चे हैं। अभी तलाक हो गया पहली बीवी का, दूसरी बीवी के साथ रह रहे हैं वो। अब उनकी 3 एकड़ जमीन है जिसमें कोर्ट का जजमेंट आया झगड़ा होने के बाद के दोनों में पार्टीशन कर दिया जाए। तो पार्टीशन में कैसा किया गया बोले तो उधर 3 बच्चों के वालिद साहब है उन्होंने और उनके और 4 बच्चे, और इधर 3 बच्चे, तो दोनों में पार्टीशन कर दो बोल के कोर्ट का ऑर्डर आया। लेकिन उसके 2-4 साल के बाद वो दूसरी बीवी ने किसी और को भेज दिया वो 3 एकड़। अभी हमने मंडल ऑफिस से मालूम किया तो पता चला कि किसी और का नाम आ रहा है ऑनलाइन में। अच्छे, ये जो मैं इनकी बात समझा कि उसमें 2 वाइफ का मसला है, और उसके बाद जो जमीन जिस पे कोर्ट का ऑर्डर है पार्टीशन का, उस ऑर्डर को कंप्लाई न करके और उस जमीन को उन्होंने किसी और को बेच दिया जी। तो उसमें तो कंटेम्प्ट है, सीधे सीधे आप कंटेम्प्ट में जाइए। अगर कोर्ट का कोई भी ऑर्डर है और उसको कोई भी नहीं मानता, चाहे वो इंडिविजुअल हो, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी हो, कोई भी हो, तो वो कंटेम्प्ट में फॉल करता है। आप कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल कीजिए, और जो उन्होंने बेचा है जमीन किसी और को, अगर वो उस ऑर्डर के वायलेशन में बेचा है तो वो उसकी रजिस्ट्री जो है वो सेट असाइड हो जाएगी। वो जमीन कोर्ट के ओरिजिनल ऑर्डर के हिसाब से ही जो भी उसका बंटवारा होगा वो उसी के हिसाब से होगा। जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, फारूक। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फारूक साहब अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मुझे पूछना है, ये जो घास चराई होता है इस पे हुकूमत हमें जो नहीं बनाने देती है मकान शकान जी, और दूसरा है जो हमें क्या है कि अभी अवल मिल्कियत जिसके हम मालिक होते हैं, उसमें भी बोलते हैं सरकार की आप इसमें मकान नहीं बना सकते हैं। जी जी, तो मैं वकील साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जब हम मिल्कियत में मकान नहीं बना सकते हैं अपनी, और घास चराई में भी मकान नहीं बना सकते हैं जी, तो मेहरबानी करके फिर हमें बताइए कि हम किस पर और कहां पर मकान बनाएं। ये मेरा सवाल है अपने वकील साहब से। जी, इनका जवाब लेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है आंध्र प्रदेश से, हसन बेग। हेलो 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 जी वालेकुम सलाम, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, एक रूम है हमारी जी। हाँ, वो रूम में भाव भाई मेरे पास ही थे, भाव छोड़ दिए थे भाई को। और वो रूम आने के बाद भाव बनने के बाद बोली तुम्हें तो आधा हिस्सा दे दो, रूम की पेपर पूरे दे डालो। देखिए हसन साहब, आपकी आवाज हम साफ साफ नहीं सुन पा रहे हैं। आपने अगर अपना टीवी सेट खोला हुआ है तो उसकी वॉल्यूम प्लीज आप म्यूट कर दे ताकि हम आपका सवाल सुन पाए। ठीक है, मैडम साहब सुना था? जी जी, सवाल पूछिए मैडम। जी जी, सवाल पूछिए हसन साहब। बाजार में रूम है हमारी, मेन बाजार में, परपा में। जी जी, और रूम को हमारे दावत में पेपर ले लेके देती हूँ बोलते हिस्सा शोहर मरने के बाद, मेरा भाई मरने के बाद आपको दूंगा शोहर का हिस्सा बोलते पेपर निकाल ली पूरे। अच्छा, अब पेपर निकाल पाता हूँ, कोर्ट गिर गए हैं बड़ी भाव बोलते हैं, इसका जरिया क्या है निकालने के लिए रूम का?
हाई कोर्ट से कुछ किया तो भी जरिया है क्या हमारे लिए? जी 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 तो सलाह दे मैडम। जी जी मैं जी फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इन दोनों ही कॉलर के सवालों का जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वकील साहब। दो कॉलर्स ने हमें कॉल किया था, एक कश्मीर से थे फारूक साहब और दूसरे थे आंध्र प्रदेश से। वकील साहब, इनके लिए हमारा कानून क्या कहता है? जिनका पहला सवाल था वो जो कश्मीर से थे कि मैं इस ज़मीन का मालिक हूं और मुझे अथॉरिटीज़ वहां घर बनाने नहीं दे रही है, उसके एवज में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए एक मास्टर प्लान होता है और मास्टर प्लान में हर शहर का, हर आजकल तो अब टाउन्स का भी होने लगा है जी। और उसके हिसाब से ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि ये ज़मीन रेसिडेंशियल है, ये एग्रीकल्चरल है, ये इंडस्ट्रियल है, ये कमर्शियल है जी। तो अगर उनकी ज़मीन रेसिडेंशियल में नहीं पड़ती है और वो वहाँ मकान बनाना चाहते हैं तो उनको उस मास्टर लॉ जो मास्टर प्लान के हिसाब से कन्वर्जन का भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, जैसे यूपी ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट में है, दिल्ली में है कि आप लैंड यूज़ को कन्वर्ट करा सकते हैं। तो अगर वो मास्टर प्लान कन्वर्टेबल है उस ज़मीन के को लेके कि ये कन्वर्ट कर सकते हैं तो वहाँ घर बना सकते हैं, और अगर नहीं है और वो उससे एग्रीव्ड हैं कि भाई मेरे पास यही एक ज़मीन है, मैं कहाँ जाऊँ, तो उसके लिए उस पॉलिसी को वो कोर्ट के, वो हाई कोर्ट के सामने चैलेंज कर सकते हैं और अपनी कंडीशंस दे सकते हैं। और अगर उनकी बात से कोर्ट कन्विंस होता है तो वो उसको एक्सेप्शनल सिचुएशन पे या उस पॉलिसी में कोई एरर है तो उसको क्वाश कर सकता है या उनको कोर्ट एकोमोडेट करने के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कह सकता है। जी। और दूसरा सवाल हमारे पास आया था आंध्रा से। वो कि उनकी शिकायत उनको अपनी भाभी को लेके थी कि उनके भाई के इंतकाल के बाद वो ज़मीन कोई बाजार में रूम था और उस रूम को उन्होंने कहीं बेच दिया, तो अब वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी ये या उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी या वो जॉइंट प्रॉपर्टी थी, तो जो भी दस्तावेज़ हैं वो उसको लेके और किसी लॉयर से मिलें जो सिविल का काम करते हों और उनको दिखा के उनसे राय लें, क्योंकि बिना दस्तावेज़ देखे इस पर राय देना बेहतर नहीं होगा। जी। साथ ही दो कॉलर्स हमारे साथ और जुड़ गए हैं। पहले कॉलर का सवाल सुनते हैं मोहम्मद अली साहब का। हेलो, मोहम्मद ताहिर बोल रहा हूँ। जी जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अलीगढ़ से। जी, अलीगढ़ से बात कर रहे हैं ताहिर साहब, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, हमारा सवाल ये है, हमारी मिसेज ने एक फ्लैट खरीदा था और फ्लैट खरीद के कब्जा लिया था, रजिस्ट्री हो गई और 2 साल हो गए हैं और पुलिस ने उस पर दोबारा दूसरी पार्टी को कब्जा करा दिया और हम जाते हैं थाना चौकी तो वो कह देते हैं ऑर्डर कोर्ट का लाओ। हमारे खिलाफ ना कोई स्टे है ना कोई मुकदमा चल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? जी, आप उस मुकदमे के नवैयत को देखें जिस मुकदमे के बेसिस पे पुलिस ने ये कहा कि आप जाके आपके फ्लैट पे किसी और को कब्जा दिला दिया, और उस मुकदमे में जाके उसकी डिटेल लीजिए और उस मुकदमे में जाके अपने आप को इम्प्लीड कराइए। ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी कानून है और उसमें कोर्ट को बताइए कि साहब इससे मेरी भी रजिस्ट्री है और मैं इसमें नेसेसरी पार्टी हूं और बिना मेरे सुने इसमें फैसला देना और जस्टिस करना पॉसिबल नहीं होगा। कोर्ट आपको सुनेगी, उस पर देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वाकयात बहुत आते हैं, कभी कभी फर्जी भी रजिस्ट्रियां कर दी जाती हैं, तो उस पर वो एविडेंस पे तय होगा कि वो फ्लैट आपका है या जिसको कब्जा दिलाया गया है उसका है। जी, और इसके साथ ही एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, मोहम्मद नदीम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। नदीम साहब, आपका सवाल क्या है? जी, सवाल 2 मेरे हैं। एक तो यह है कि मेरे वालिद साहब के 2 नाम थे जी। मेरे प्यार में घर में कुछ और नाम रखते थे और वैसे आईडी जो है वो दूसरे नाम से है जी, क्योंकि अब प्रॉपर जो घर का नाम था वो डला हुआ है। अच्छा। और जो आईडी बनी हुई है वो दूसरे नाम से है। ठीक है। तो अब हम लोगों ने जो आईडी बनवाई थी अपनी वो उनके दूसरे नाम से बनवाई थी और जो घर का नाम प्यार नाम तो उनके जायदाद में नाम चढ़ा हुआ है। अच्छा। तो हमें इसलिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा सवाल मेरा एक होगा। हेलो जी 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 हेलो जी जी, पूछिए पूछिए। हेलो हेलो जी, हम सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए पूरा। जी, दूसरा सवाल ये है कि मेरी एक बेटी 2 साल पहले बेवा हो गई है जी। उसके जो शौहर
इंतकाल हुआ वो अपने वालिद साहब से पहले हो गया। तो उसकी 2 छोटी छोटी बच्ची हैं। अब वो मैं दूसरा निकाह करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ उनके की प्रॉपर्टी में बच्चे शायद नहीं हो सकता। अच्छा, मेरा सवाल है जी जी। एक कॉलर हमारे साथ और है उड़ीसा से, पहले इनका भी सवाल ले लेते हैं। हेलो। कल है तो वो तो चली गई माँ के पास। हेलो। लेकिन ये दोनों बच्चे को ये लोग देना नहीं चाह रहे हैं, तो सवाल पूरा नहीं हो गया। हेलो, एक कॉलर हमारे साथ है उड़ीसा से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा बात कर रही है? हम जाबिर हुसैन बात कर रहे हैं उड़ीसा से मैम। जी जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सुनिए ना, एक लेडीज है, उनका तो पहले तलाक हो चुका था हस्बैंड की जिंदगी में, तलाक हो चुका था, तो उनके 3 बच्चे हैं और हस्बैंड उनके इंतकाल हो गए जी। 3 बच्चे हैं, तो बच्चों को लेना चाहती है और उसके ससुराल वाले बच्चों को देना नहीं चाहते हैं। अच्छा। जहाँ तहाँ बच्चों को छुपाते चल रहे हैं बच्चों को। एक बड़ी बेटी थी, जबरदस्ती उसको थाना में मैंने डायरी दे के जबरदस्ती ली है, तो बच्ची माँ के पास अच्छा रह रही है। बाकी 2 बच्चों को उन लोग बिल्कुल देना नहीं चाह रहे हैं। उसके लिए ये क्या कर सकती है? और कोर्ट से नोटिस भी भेजी है, इसमें उसका जीत हो सकता है? मैंने ऐसा पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि वकील बोल रहे हैं कि नहीं, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कोशिश करने वाली तो हमको वैसा कोई बात नहीं लगता है सर, हमको तो लगता है कि जीत होना ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो ये बच्चे नाबालिग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जी जी, और ये अकेली है। समझ गया सवाल जी। तो ये मैंने कहना इसका यही है कि क्या सरकार हमको अपने तरफ से वकील दे सकती है लड़ने के लिए, क्योंकि उसके पास आपका सवाल समझ आ गया जी। देखिए, अगर बच्चे नाबालिग हैं, छोटे हैं और उनके ससुराल वाले उनको ज़बरदस्ती कहीं छुपा छुपा के भाग रहे हैं, जो आप कह रही हैं, और उनके पास ज़राए भी नहीं है मुकदमा लड़ने का, तो मैं आपको इस पे ये सलाह दूंगा कि आप इसमें सीधे हाई कोर्ट जाइए और आप हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल कीजिए और उसमें उनको आप रिट फाइल कीजिए, और अगर ज़राए नहीं है तो सीधे हाई कोर्ट के अंदर ही पता कीजिए कि लीगल एड का दफ्तर कहाँ है। वहाँ पे आपको मुफ्त में गवर्नमेंट अपने खर्चे पे आपको वकील मुहैया करा के देगी, वो आपका मुकदमा फाइल करेंगे और बहुत जल्दी, रिट में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बहुत जल्दी महीने 2 महीने 3 महीने में ही कोर्ट उन बच्चों को बुला लेगी, पुलिस को डायरेक्शन देगी, और अगर वो बच्चे ये कहते हैं कि वो अपनी वालदा के साथ रहना चाहते हैं तो कोर्ट वहीं से, कोर्ट प्रीमाइसेस से ही बच्चों को उनकी वालदा के हवाले कर देगी। जी। और एक कॉल हमारे पास पहले आई थी दिल्ली से मोहम्मद नदीम साहब की, और जिनके 2 सवाल थे जी, उनका जवाब लेना है। हाँ, उसमें 2 नाम का मसला था उनके वालिद साहब का, कि घर का नाम कुछ और था और सरकारी नाम मतलब उस पे दस्तावेज पे कुछ और नाम था। देखिए, जो नाम दस्तावेज पे हैं, जो उनके आधार कार्ड बना होगा या पैन कार्ड, ID कार्ड, पासपोर्ट, जो भी होगा, राशन कार्ड, उस नाम को तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर कहीं किसी और आई कार्ड पे दूसरा नाम छप गया जो उनके घर का नाम था, तो आप उन दोनों को लेके सफिशिएंट एविडेंस लगा के कि ये इनके घर का नाम था और ये इनका असली नाम था, आप उसको ले जाके कोर्ट में डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं। अगर वो जिंदा हैं तो वो खुद फाइल कर सकते हैं, वो जिंदा नहीं है तो उनके लीगल हायर्स भी फाइल कर सकते हैं। अगर कोर्ट कन्विंस होगी, सेटिस्फाइड होगी आपके सबमिशन से और डॉक्यूमेंटेशन जो उसके सामने रिकॉर्ड पे लाए जाएंगे, तो कोर्ट वो डिक्लेरेशन दे देगी। उसके बेसिस पे जहां भी जो चीजें आपने करानी है वो आप करवा सकते हैं। जी, इनका सवाल एक और था इनकी बेटी से मुताल्लिक। वो था कि शायद इनकी बेटी जो है वो बेवा हो गई हैं और उनके शौहर का इंतकाल उनके वालिद साहब के ज़िंदगी में हो गया जी। ये इनका सवाल जहाँ तक मैं समझ पाया। देखिए, ज़रा ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अगर हम मुसलमान में जो शरीयत का जो इम्प्लीकेशन है और उसके लिए शरीयत एप्लीकेशन एक्ट भी है, और उसके तहत उन चीज़ों को देखना होगा कि उनके पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो किसी घर में अगर रह रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी अपने ससुराल में, तो उस पर उनको पूरा प्रोटेक्शन हासिल है। ऐसे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स इंडिया में हैं कि जहाँ पे उनको बाहर निकाला नहीं गया है, और अगर वो हक नहीं देना चाहते हैं और वो उस पर नेग्लेक्शन करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो उसकी चीज़ें मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि वो किसी वकील से जाके मिलें, किसी सिविल लॉयर से जो इन हेरिटेंस और फैमिली लॉज के बारे में जानते हो, और उनसे राय लें। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा इंशाल्लाह। जी, जम्मू से एक कॉलर हमारे साथ है, रजिया बेगम। हेलो हेलो हेलो। जी, लगता है इनका कॉल कट गया है।
जी, अगले कॉलर हमारे साथ हैं तेलंगाना से नदीमुद्दीन साहब। हेलो हेलो नदीमुद्दीन साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, नदीमुद्दीन साहब, हम आपका सवाल सही से सुन पाए, इसके लिए आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम। जी जी, अपना सवाल पूछिए अब। ये अब मेरे को जो है नहीं हेलो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोलिए सब। वो जी, अपना सवाल पूछिए। प्रॉपर्टी के बारे में पूछना था। जी जी, पूछिए। 200 यार्ड जमीन है मैडम। 200 जी जी, नदीमुद्दीन साहब, हम आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए हमसे। नहीं, मेरे को प्रॉपर्टी के बारे में पूछना था मैडम। जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी के बारे में पूछिए, सवाल तो पूछिए। 6 आदमी के बीच में 200 यार्ड जमीन है। हेलो नदीमुद्दीन साहब, देखिए आपके टीवी सेट की आवाज हमें यहाँ तक आ रही है, प्लीज आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम कम कर दीजिए वरना कॉल कट जाएगा। ठीक है ठीक है। ये जमीन जो है ससुराल की है मैडम। जी जी, आपके ससुराल की जमीन है। आगे सवाल पूछिए नदीमुद्दीन साहब। जी, लगता है नदीमुद्दीन साहब से हमारी बात नहीं हो पाएगी। हमारे साथ एक और कॉलर है, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो 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 जी, कौन साहब बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं आशीष कुमार बोल रहा हूँ। जी जी, आशीष जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं रायबरेली से बोल रहा हूँ। रायबरेली से बात कर रहे हैं जी, अपना सवाल पूछिए। जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि हमारे बच्चावा में अभी कुछ दिन पहले, मतलब पहले जो अंग्रेजों के जमाने में बच्चावा की पूरी जमीन खत्तियों के नाम थी, मतलब तालुकेदारी जो पहले चलती थी। आवाज साफ नहीं। जी देखिए आशीष जी, आपकी आवाज़ हमें बहुत साफ नहीं आ रही है, आप थोड़ा ज़ोर से बात कीजिए तो शायद हम आपका सवाल सुन पाए। जी मैम, मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे अंग्रेजों के जमाने में जो हमारे बच्चों जो सारी जमीनें जो थी वो तो अब वो अपनी तक घर में डाली, अपनी छोटे छोटे हमारे सब लोग जहाँ से कब्जा कर पाएगा वो हो पाए, उन्होंने घर बना लिए। जी आशीष जी, आप हमें दोबारा कॉल मिला सकते हैं क्योंकि लाइन में कुछ डिस्टरबेंस है, इसलिए हम आपका सवाल सही से सुन नहीं पा रहे हैं। आप हमें दोबारा कॉल मिलाएं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ है कश्मीर से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन साहब बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद फारूक कश्मीर से। जी मोहम्मद फारूक जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है, अगर कोई मुलाजिम नौकरी करता है, सरकारी नौकरी, तो वो अबस्कांड रहता है ड्यूटी पे जी, तो उसको डायरेक्ट ये लोग सस्पेंड कर सकते हैं डिपार्टमेंट, या इसको चार्जशीट निकालेंगे पहले या एक्सप्लेनेशन निकालेंगे? अगर वो इसको डायरेक्ट सस्पेंड करेंगे वो गैर कानूनी होता है क्या? जी हाँ, तो वही सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ वकील साहब। जी, आपका सवाल यही है। जी देखिए, अगर बहुत ग्रेव एलिगेशन है और आप ऐसी ड्यूटी में, वो सरकारी मुलाजिम थे जहां से हटने से बहुत ज़्यादा क्योस हो जाता, तो बिल्कुल अथॉरिटीज़ आर वेल विद इन देयर राइट्स, वो अपने अख्तियार में है कि वो पहले सस्पेंड करें और सस्पेंड करने के बाद उन पे इंक्वायरी बैठाएं, और इंक्वायरी में अगर आप बेगुनाह साबित होते हैं तो आपको दोबारा बहाल कर दिया जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आप पे क्या इल्ज़ामात हैं। अगर मेजर मिसकंडक्ट है तो वो सस्पेंड बिल्कुल कर सकते हैं। जी वकील साहब, बीच में मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एक मुद्दई के तौर पर हमारे जो कानूनी हक है वो क्या है, ये बात हमारी अधूरी रह गई थी। मैं फंडामेंटल राइट्स पे था जी, और फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा है ये स्कोप इसका जी, कि अगर हम दिन भर बात करें तो भी ख़त्म नहीं हो पाएगी। लेकिन एक गवर्नमेंट्स भी, सरकार भी लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती रहे, बहुत सारे NGOs भी चलाते रहते हैं। तो हम आपके थ्रू लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि जहाँ भी लीगल अवेयरनेस कैंप चल रहा हो किसी भी NGO का या गवर्नमेंट का, वहाँ ज़रूर जाएं, वहाँ की बातें सुने।
ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कोई मुकदमा नहीं है तो आपको कानून नहीं जानना चाहिए। आप अपने अख्तियारात के बारे में समझें, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, उनको समझें और उन चीज़ों पे, और वहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर का भी सेशन होता है और ये हर ज़िले में हो रहा है आजकल, हर छोटे छोटे ब्लॉक लेवल पे हो रहा है। वहाँ जाएं, उनसे अपनी चीज़ों को रखें और जानकारी को बढ़ाएं अपनी, और ख़ास तौर से फंडामेंटल, ताकि अगर आपके साथ कोई जुल्म होता है, कोई आपके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है, तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकें इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, कानून के हिसाब से। जी, माजरत के साथ उन कॉलर से हम विदा लेना चाहेंगे जिनसे आज हमारी बात नहीं हो पाई। वो अगले हफ्ते हमें फिर से कॉल मिला सकते हैं, हम उनके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम सवालों के आपने जवाब दिया, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हमेशा हम अपने कॉलर्स से कहते हैं कि वो जब भी अपनी कॉल मिलाएं तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम एक तो कम रखें, कि इससे क्या होगा कि हम उनका सवाल सही से सुन पाएंगे, और दूसरी बात ये कि हमारे एक्सपर्ट जो भी राय देते हैं ये एक एक्सपर्ट की सलाह है, कोई हतमी राय नहीं है, इसको आपको मानना ना मानना आपके ऊपर है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आदाब।